कल फ्राइडे का दिन था और बाज़ार बहुत कमज़ोरी दिखा रहा था। इतनी कमज़ोरी दिखा रहा था कि उन लोगों की बाँछें खिल गई जो 18,500 का निफ्टी का टारगेट अपने दिमाग में और अपने फॉलोअर को बता के बैठे थे। बाज़ार ने कमज़ोरी दिखाई और उन लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया जिनको लग रहा था, जिसको वो मानते थे सपोर्ट, कि बाज़ार ने वो सपोर्ट तोड़ दी और सपोर्ट तोड़ के भी फिर रिकवरी ले गया। तो उन लोगों का ये दावा सही हो गया कि कोई ऑपरेटर होता है जो कि आपको ट्रैप करता है, क्योंकि धोखा दिया, सपोर्ट उड़ाई और उसके बाद जो है वापस आ गया और 150-200 पॉइंट की रिकवरी लेके खड़ा हुआ है। और जहाँ तक उम्मीद यही है कि मंडे को बाज़ार अब जो अपवर्ड्स मूव लेगा वो स्ट्रॉन्ग और स्थायी होगा, ये उम्मीद है। मतलब मेरी एक तरीके से आप कह सकते हो प्रेडिक्शन है, और मैं ये 100% श्योर हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, क्योंकि मेरा कोई भी दावा जो है वो स्थायी नहीं है। ना तो मेरे ऊपर 28,000 के टारगेट है और ना ही नीचे मेरे 16,000 के टारगेट हैं। मेरे तो ऊपर के टारगेट भी इन्फिनिट है और नीचे के भी टारगेट इन्फिनिट है। लेकिन चांसेस यही है कि बाज़ार को हम देखते हैं तो ऑब्ज़र्व तो ज़रूर करते हैं तो कि अब मंडे से जो मोमेंटम चालू होगा वो स्थायी है, परमानेंट है और अपवर्ड्स ही है। अब बात करते हैं ये चार्ट पैटर्न और सपोर्ट को मैं क्यों बार बार निगलेक्ट करता हूँ और क्यों बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली है क्या। अगर हम लोग उसको देसी लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 1980-90 का एक दौर था जब हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली शहर में, बम्बई में लॉटरी बिका करती थी। जेडी, जगदम्बा, जय दुर्गा, इस तरह की बहुत सारी नाम की लॉटरी जिनके आखिर का डिजिट का एक नंबर मिलता था और वो 2 रुपये के बदले 10 रुपये उसमें हो जाया करते थे। तो फिर ये जो लॉटरी बनाने वाली कंपनियां हैं यही एक ना लाल रंग का पर्चा दे दिया करती थी हाथ में, और आपने देखा होगा बहुत सारे जुआरी जो है वो उस टाइम पे सभी जुआरी हो गए थे। मतलब भयंकर एडिक्शन था। आज वैसा स्टॉक मार्केट का वैसा आज भी नहीं है जैसा उस टाइम पे उस लॉटरी के टिकट का हुआ करता था। आप देखते होंगे ज़्यादातर सरकारी नौकर, छोटे लेबर, सब वो लाल पर्चा लेके बैठे रहते थे। 2 और 2 4, 4 और 3, 3 नंबर 3, यहाँ पर भी 3 बन रहा है, यहाँ पे तो 3 आएगा। उसके अंदर वो बहुत सारे पूरे महीने के नंबर लिखे होते थे चार्ट में, क्या 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 निकला है, और आखिर में खाने छोड़ दिया करते थे वो क्या आप जोड़ जमा करके बनाते रहो। और लोग बनाते थे, किसी दिन वो नंबर निकल जाता था, किसी दिन वो नंबर नहीं निकलता था। जब निकलता था तो उनको लगता था उन्होंने सही जोड़ लिया है। और जो लॉटरी विक्रेता था, जो जिसकी वो कंपनी थी, वो उसका बड़ा सिंपल तरीका था, बाज़ार से रिपोर्ट लेता था कौन सा नंबर कम बिका है वो निकाल दिया करता था। अक्सर ऐसा नहीं करता था, कई बार जो नंबर ज़्यादा बिका है तो वो ही वाला निकाल दिया करता था, क्योंकि उसको ग्राहक हमेशा के लिए चाहिए थे। तो बाज़ार ने आपको एक सपोर्ट सिस्टम दिया है, एक सपोर्ट सिस्टम उन लोगों ने जनरेट करके दिया है जिनको बाज़ार में आप हमेशा के लिए चाहिए। आप नहीं रहेंगे तो बाज़ार तो नीरस हो जाएगा। बाज़ार में बायर सेलर होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार का एक नियम है कि आप पैसा गंवाओगे तो मैं पैसा बनाऊंगा, मैं गंवाऊंगा तो आप बना लोगे। तो मतलब लगातार पैसा लगाने वाले, लगातार इन्वेस्टर तो बाज़ार के अंदर होने ही चाहिए। तो यानी कि बाज़ार ने आपको एक फॉर्मेशन बना के दी है। फिर भी चार्ट का कुछ रोल मैं मानता हूँ कि होता है। वो रोल ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो एक फ़र्ज़ी बात है, वो तो कुछ नहीं होती बाज़ार के अंदर। बाज़ार के अंदर जो सच्चाई है वो ये है कि बाज़ार गिरता है और बाज़ार भागता है। जैसे आप बाज़ार करेक्ट होते होते खूब गिर गया था, फिर वहाँ से वो भाग गया। अब मंडी की सच्चाई ये है कि वहाँ से और भी भाग सकता है, और ये भी सच्चाई हो सकती है कि वहाँ से और भी दोबारा से गिरना शुरू कर सकता है। आपकी रेजिस्टेंस भी उड़ा सकता है और अब की बार सपोर्ट टच करके सपोर्ट भी उड़ा सकता है, और जिसको बहुत दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहे हैं 22,500 वो भी उड़ा सकता है, और जिसको सबसे मजबूत रेजिस्टेंस बता रहे हैं वो भी उड़ा सकता है। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा, ये बाज़ार ने हमेशा करके दिखाया है। बस आप लोग इस सत्य को देखना नहीं चाहते, आप लोग अपने अजम्पशन में जीते हैं। अब उसके बावजूद भी जब हमको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, हमको पता है कि
ये फार्मूला जो है कई बार फेल कर देता है, जिसको आप कहते हो ऑपरेटर ट्रैप कर लेता है। वो एक्चुअली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको ट्रैप कर लेता है, वो ऑपरेटर नहीं होता। कोई आदमी जिसको पता है कि आप ये सपोर्ट सिस्टम देखते हो और आपको पता, उसको पता रहता है कि यहाँ से अगर बाज़ार रिवर्सल मार जाएगा तो बहुत सारे लोग उसके जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि उसने इससे पहले वो आइडिया बेचा हुआ है आपके पास। अब चार्ट का योगदान क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग चीज़ को डिजिट में समझेंगे, बाज़ार तो ट्रांसपेरेंट है, वो ये बताता है कि कितने शेयर बिक गए, कितने शेयर मतलब सेल हो रहे हैं, कितने बाय हो रहे हैं। अगर हम लोग डिजिट में समझेंगे तो हमें बहुत वो तकलीफ़ देगा, बार बार कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम करेगा। चार्ट का योगदान ये है कि वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर जो है वो हमको एक पैटर्न में दिखा देता है। तो हमको ये समझ में आता है कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं, छोटे छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। 5 मिनट में कितने कैंडल बन रहे हैं, 10 मिनट में कितने कैंडल बन रहे हैं, आधे घंटे में कितने कैंडल बन रहे हैं। तो हमको एक बाइंग सेलिंग प्रेशर समझ में आ जाता है, डिजिट में वॉल्यूम दिख जाती है। तो यकीनन मदद करता है कि हमको ये समझने में कि स्टॉक के ऊपर में कितना जेन्युइन, अगर हम लोग वॉल्यूम के साथ में चार्ट को मिला के देखेंगे तो कितना जेन्युइन और ऑथेंटिक इसके ऊपर बाइंग या सेलिंग प्रेशर है। तो हमें पोजीशन लेने में आसानी होगी कि इसके अंदर में बायर है तो हम भी इसके अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर सेलर है तो हम भी इसके अंदर जा सकते हैं, और उस हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और उसका यकीनन फिर बेनिफिट मिलता है। फिर अगर कोई कंपनी है हमको समझनी है, तो अगर हम लोग को डिजिट में ही वो चीज़ नज़र आएगी तो हमको समझ में नहीं आएगा। हम उसका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आराम से चार्ट के अंदर देख सकते हैं, डेली चार्ट में 15-20 साल का उसका हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। तो उसका जो मूवमेंट रहा है 15-20 सालों में, हालांकि ये सत्य नहीं है कि जो उसका रहा है वो आने वाले 15-20 सालों में भी वो उसको मेंटेन करेगी, या इस महीने मेंटेन करेगी, या कल ही से उसका मूवमेंट जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन फिर भी ये है कि एक अजम्पशन आप बना सकते हैं कि हाँ भाई 15-20 साल से इसका ये इस तरीके से बहने का तरीका है। तो वो एक आप आइडिया लेने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी वो आइडिया लेने के बाद भी हम लोग को तो अलर्ट रहना ही है बाज़ार के अंदर, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि रातों रात कोई एक बैंक जिसमें 20-25 साल से किसी का अकाउंट है वो बंद हो जाता है। अभी आरबीआई ने कल भी एक बैंक बंद किया है, पीछे भी आपके सामने कोऑपरेटिव बैंक बंद हुए हैं। तो येस बैंक इतना मतलब बाज़ार का एक ज़माने के अंदर में किंग समझ लो आप, उसका इंट्राडे में बेस्ट था, शॉर्ट टर्म के अंदर भी बेस्ट परफॉर्मेंस करता था। लेकिन आज तो वो 19-20 रुपये से ऊपर उसके लिए जो है यात्रा करना बहुत बड़ा काम हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि उसका चार्ट जो है 10 साल का ऐसा है तो वो आगे भी ऐसा ही परफॉर्म करने वाला है। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तो हमेशा ख़िलाफ़ रहता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी ये है कि कहीं तो हमको समझना है बाज़ार को, कहीं तो हमको किसी तरीके से तो देखना है। तो ये चार्ट जो है हमको बाइंग सेलिंग प्रेशर बता देते हैं, ये चार्ट हमको उसकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री बता देते हैं, ये चार्ट हमको ये समझा देते हैं कि हाँ यार वॉल्यूम किस तरीके से जनरेट हो रही है बाज़ार के अंदर, ये बता देते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर हमारा बिलीव नहीं है, अगर हमारा जो है क्या कहते हैं, क्योंकि बाज़ार उसको उड़ा ही देता है, और अगर हम बाइंग प्रेशर को समझते हैं कि हाँ इसके ऊपर बाइंग ज़्यादा आ रही है, तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ रेजिस्टेंस तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो इसको उड़ा देगा, 1-2 टक्कर मार के उड़ा ही देगा। तो वो सब चीज़ें हैं। और आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद ऐसा ही है कि हम लोग जितना अलर्ट होकर ट्रेड करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे बाज़ार जब कमज़ोर था तब भी, और बाज़ार जब मज़बूत था हो गया तब भी मैंने अपने टोटल अमाउंट का 10% जो है आज बायर कॉर्प करके कोई एक कंपनी है, उसके स्टॉक मैंने थोड़े से ख़रीदे, और थोड़े से स्टॉक ख़रीदे सिर्फ इसलिए कि मुझे नहीं पता था कि मैं 1:5 1:6 का रेशो लेके चलता ही हूँ। तो मैं ये मान के नहीं चल रहा था कि वो परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, या ना मैं आपको वो सजेस्ट कर रहा था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैंने वो स्टॉक परचेज़ किए और उसी टाइम पे किए जब बाज़ार जो है
अपनी सपोर्ट तोड़ रहा था और मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा था उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि बाज़ार नीचे जाता है फिर बाज़ार ऊपर आता है। 18,500 बाज़ार नहीं जाएगा, ये मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। 18,500 ये निफ्टी नहीं जाएगा। इन केस कोई बहुत बड़ा न्यूज़ या कोई घटना हिंदुस्तान के अंदर घट जाए, अभी तो फ़िलहाल 18,500 निफ्टी नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या निफ्टी 18,500 नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी जो आज दे रहा हूँ, ये गारंटी की वैलिडिटी क्या है? ये गारंटी की वैलिडिटी है इस हफ्ते। ऐसा कोई बाज़ार मूवमेंट नहीं दिखाएगा कि जिसके अंदर आपको लगे कि बाज़ार ये 18,500 भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में कैसे बाज़ार बिहेव करता है, वो यहाँ की डोमेस्टिक कंडीशन जो है वो उनके हिसाब से उसका काफ़ी मैटर करता है। लेकिन अगर बाज़ार 18,500 जाएगा भी तो भी बाज़ार फिर वापस आएगा, क्योंकि बाज़ार का एक नियम है, वो गिरता है और भागता है। और अगर लोगों को लग रहा है कि ये रिसेशन पीरियड शुरू होने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक करने की उनको ज़रूरत है, तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। जो लोग 2008 के फॉल को रिसेशन से जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर एक मंदी आ गई थी, भारत में भी मंदी आ गई थी, मैं उसे रिसेशन नहीं मानता। मैं उसे मानता हूँ प्रॉफिट बुकिंग। आप बताओ, आपने एक चीज़ 1 रुपये की ली है और वो चीज़ 10 रुपये की हो गई, तो आप उसका प्रॉफिट तो बुक करोगे ना, कहीं पर रेट के ऊपर किसी रेट पे बुक करोगे। तो निफ्टी ने 1,000-2,000 से यात्रा शुरू की और निफ्टी जो है 5-6 हज़ार पहुँच गई, तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं करेंगे? क्या उसके बाद रिसेशन के अंदर निफ्टी वापस अपने उसी रेट पर आ गई थी? नहीं आई थी। जहाँ से यात्रा शुरू करी थी वहाँ पे नहीं आई थी निफ्टी। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आई, दबा के आई। एक बार क्या होता है कि पहले बाज़ार बढ़ता चला जाता है, फिर लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, तो फिर एक करता है तो फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, इसे आप रिसेशन कह सकते हो। फिर बाज़ार जो है उसके कहाँ 2008 के रेट से आज कहाँ बाज़ार आ गया है, बहुत दूर की यात्रा ले ली है। तो अभी बाज़ार ने अच्छा खासा करेक्शन ले लिया है और वो जो 2008 का रिसेशन था, अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं था कि एक ही महीने के अंदर बाज़ार जो है पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया था। तो अगर रिसेशन भी जैसी भी कोई कंडीशन अगर पैदा होती है बाज़ार के अंदर, तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी भयंकर तरीके से बनी रहती है। ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलता, कि बाज़ार ने दिखाया है, बताया है। उस टाइम के भी अगर आप डेली चार्ट में हम लोगों को दिखता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चार्ट का कुछ योगदान होता है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार जब फॉल कर रहा था तो उसके बाद भी रिवर्सल लेके ही बाज़ार फॉल कर रहा था। वो ऐसे कोई रिसेशन नहीं आ गया था कि बाज़ार गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। तो रिवर्सल रहता है हमेशा। ये है कि उस टाइम पे जब अगर कोई बाज़ार इस तरह की नेगेटिविटी दिखा रहा है या बाज़ार इस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोगों को बहुत होशियार और समझदार होने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा होल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये भी नहीं कि बाज़ार रिसेशन में भी नहीं जा रहा है और बाज़ार किसी रिवर्सल मोड पे आने वाला है और आप एकदम खाली बैठे हुए थे, इतना बुरी तरीके से आप डर गए थे। तो इतना बुरी तरीके से डर के तो फिर ट्रेड ही नहीं हो सकता। तो हम लोगों को होल्डिंग तो बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, और हर कंडीशन में बनानी चाहिए। बाज़ार 300 पॉइंट भी गिर जाए तो भी अगर हम लोग को बाय साइड पर जाना है और लग रहा है कि और गिरेगा, उसके बावजूद भी हम लोग वो पोजीशन ढूंढ सकते हैं। बाज़ार के अंदर होती है, बाज़ार के अंदर वो पोजीशन जो क्या कहते हैं, जहाँ पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और शॉर्ट की तो अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली नेगेटिव बाज़ार के अंदर रहती ही है। मैं तो बाज़ार के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग वो ढूंढ सकते हैं, वो होती है जिस टाइम पे 2008-9 का रिसेशन चल रहा था, उस टाइम पे भी कुछ स्टॉक थे जो अपर सर्किट लगा दिया करते थे। तो इसलिए ये कहना कि हम लोग अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहें जब नेगेटिव बाज़ार चल रहा है और हम लोग उस दिन के हीरो को ढूंढ के उसके साथ में ट्रेड करेंगे, तो यकीनन हम लोग बहुत ज़्यादा घाटे में नहीं आएंगे। दूसरा ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ंड को अपने इस्तेमाल लिवरेज पे नहीं खेलें, फ़ंड को इस्तेमाल नहीं करें। वो चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो लॉस में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप अपने फ़ंड का 10% हिस्सा ही यूज़ कर रहे हैं कोई ट्रेड लेने में, स्टॉक को ढूंढ रहे हैं, और आपका वो ट्रेड फेल होता है, आप सोचते हैं मैं 1:5 का रेशो लूँगा,
आपने 1% का स्टॉप लॉस लगा रखा है, वो 1% हिट कर जाता है, आप एग्ज़िट कर जाते हैं, या फिर आप चाय पीने चले जाते हैं और एग्ज़िट करना भूल जाते हैं और आके देखते हैं वो 10% की करेक्शन ले गया है, तो यकीनन आपको कुछ पैसे का लॉस होगा, लेकिन वो लॉस इतना बड़ा नहीं होगा कि आप बर्बाद हो जाएं। आपको ये शिक्षा मिलेगी कि ट्रेड करने के बाद चाय पीने जाना नहीं है, चाय वहीं मंगा लेनी है। तो आपको कुछ सीखने को बाज़ार बता देगा। फिर आप दूसरा ट्रेड ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, चौथा ले लेंगे, चारों में भी लॉस खा के बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बाज़ार आपको सिखा देगा कि वो कमज़ोर चल रहा है और थोड़ा होशियारी के साथ ट्रेड करें। फिर आप अगले दिन और होशियार हो जाएंगे, चाय भी वहीं मंगा लेंगे और आड़े टेढ़े ट्रेड करना भी बंद कर देंगे, बाइंग प्रेशर को समझने लगेंगे या शॉर्ट प्रेशर को समझने लगेंगे। तो फिर उसके बाद वॉल्यूम भी देख लेंगे अच्छे से कि हाँ यार ये स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम भी और वॉल्यूम के साथ गिर रहा है या बढ़ रहा है, और उसके बाद पोजीशन आप लेंगे और थोड़े से पैसे लेके निकलने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आप 2% 3% के रिटर्न निकाल के कल के 3-4 का हिसाब चुकता कर दें बाज़ार के अंदर ही। बाज़ार में कुछ चीज़ों पे बिलीव करना है, शांत मन से काम करना है, अकेले काम करना है, अपने आप को सारे तरीके के शोर से दूर रखना है, न्यूज़ चैनल ये वो अगड़म शगड़म धगड़म इनसे दूर रखना है, और लोगों के प्रिडिक्शन और अजम्पशन को अपना सच नहीं मानना है। हमें खुद अज्यूम नहीं करना चाहिए, रियलिटी को देखना चाहिए। बाज़ार आज जो बिहेव कर रहा है, ये बहुत सारी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में होल्डिंग बना के नहीं बैठनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, और बड़ी कंपनी उसको नहीं मानना चाहिए जो निफ्टी 50 के अंदर है, वो बड़ी कंपनी नहीं होती। कई बार तो इंडियन मार्केट के अंदर अगर निफ्टी 50 के अंदर सारी कंपनियां जो है बहुत बड़ी होती तो आज तो 50% की करेक्शन लेके बैठी हुई है। अदानी इंटरप्राइजेस की कितनी भयंकर करेक्शन हो चुकी है, आप देखिए वो निफ्टी 50 में ही है। अदानी पोर्ट करेक्शन ले चुका है कितना ज़्यादा, बड़ी कंपनी है एशियन पेंट निफ्टी 50 की कंपनी है, कितना ज़बरदस्त करेक्शन ले चुकी है। आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 100 की कंपनी है पीडीलाइट, वो तो गिरती चली जा रही है, बड़ी कंपनी है। एक कंपनी है स्ट्रॉन्ग कंपनी आप कह सकते हैं वर्लपूल, आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट के अंदर एक टाइम पे बहुत बड़ी एलिजिबल थी वो निफ्टी 50 में आने के लिए। अभी वो देखिए आप कहाँ से करेक्शन लेके, और अभी भी कोई संभलने का कुछ उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। तो बड़ी कंपनी मैं तो कह रहा हूँ जिसका आपने हाथ में प्रोडक्ट लेके भी देखा और देखा है बाज़ार के अंदर उसका सामान बिक रहा है, उसके अंदर भी क्या घपला घोटाला, मैनेजमेंट बदल जाएगी, बंदर छाप दंत मंजन डालडा घी, ये सब मोनोपोली वाले लोग थे। अनिल अंबानी वो आदमी था जिसने आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा है, हिंदुस्तान में मोबाइल क्रांति का जनक कह सकते हैं आप उसको, वरना तो आप वो इतने बड़े बड़े मोबाइल या फिर वो 9 रुपये की इनकमिंग कॉल 10 सेकंड की और वही आप चला रहे थे, आपको इनकमिंग फ्री का मज़ा तो चखाया था अनिल अंबानी नहीं। तो आरकॉम ने पूरे बिज़नेस को एकदम कैप्चर कर लिया था। कहाँ है आरकॉम, नहीं है, कोई बहुत लंबी चौड़ी पुरानी बात भी नहीं है। बम्बई के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि रिलायंस एनर्जी जो है पूरे बॉम्बे के अंदर में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर था वो तो रिलायंस ही था, आप देख लो, रिलायंस इंफ्रा। तो इसलिए ये सब कहना मेहुल भाई तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर में हमको नहीं जाना चाहिए, हमको शॉर्ट से शॉर्ट टर्म, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये हफ्ते 15 दिन के अंदर में हम लोग को स्टॉक जो है प्रॉफिट बना के देगा। 1:4 1:5 का रेशो हमको रखना है, छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, और प्रॉफिट आए तो अगर ऑप्शन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो जल्दी से प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना है, क्योंकि वो वहाँ पर ज़ीरो होने का चांस है। कैश मार्केट के अंदर है, थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को लगातार रिवाइज करते चलिए। मान लीजिए आपने 10 रुपये का स्टॉक ख़रीदा था, 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, 13 रुपये के आपके टारगेट थे, तो अब वो स्टॉक जो है 12 रुपये आ गया, तो आप 11 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए उसके अंदर, ताकि 1 रुपये का प्रॉफिट आपसे कोई ना छीन सके। उसको बार बार रिवाइज करके ऊपर जाते जाइए। और 15 रुपये आ गया है तो उसको 13 रुपये का लगा दीजिए। अब आपका टारगेट आ चुका है, ऊपर क्या मिलेगा वो देखने के लिए आप उसको रुकिए
और उसको भी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर उसी दिन वो 15, 16, 17 कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो भैया वो जहाँ पर भी है वहाँ से उसको एग्ज़िट करके ख़त्म करिए, निपटाइए। प्रॉफिट जो आ गया है वो अपना है, जो आएगा वो तो सब अजम्पशन है। अगले दिन गैप डाउन लेके खुल गया 9 रुपये पे आपका, तो वो जो आपके 3 रुपये आए थे वो हाथ को लाए, मुँह ना लगे। वो क्राइम मास्टर गोगो की तरह बर्ताव कीजिए, आया हूँ कुछ तो लूट के जाऊँगा। मैंने देखा है कि ये टेंडेंसी कि हम प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं और लॉस में भी घबराते हैं और जल्दी बुक करते हैं, हम लोग को फ़ायदा पहुंचाती है। और ये बिलीव कि चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर हम लोग को सही गाइड करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने सपोर्ट सिस्टम आपको दिया है, कई बार आपका बिलीव करवाने के लिए वो आपको उस चीज़ के अंदर में ज़रूर सही हो जाती है, कई बार चीज़ सही हो जाती है, क्योंकि भावनाएं तो बता ही रहा है। और चार्ट जो है आपको लॉन्ग टर्म की भावनाएं समझा देता है, बाइंग सेलिंग प्रेशर समझा देता है। उसका रोल उतना ही है, उतना ही काफ़ी है। बाकी तो बाज़ार जो नंबर कम बिकता है वो नंबर निकल जाता है। बाज़ार का तो सिंपल रूल है, शेयर गिरता है, शेयर भागता है। हम कंसंट्रेट होके टर्मिनल के ऊपर बिना शोर शराबे के अगर उसको ढूंढेंगे तो हमें वो जगह ज़रूर मिल जाएगी जहाँ पर हम लोग अपनी झपटमारी को अंजाम दे सकते हैं और थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ सकते हैं। लॉस को बहुत सीरियस लेना है। आप लॉस को सीरियस नहीं लेते, ये बहुत बड़ा पाप है। आप लॉस को चाहते हुए देखते रहते हो, आप कहते हो ये तो ऊपर आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको लग रहा है ऐसे बाज़ार नहीं चलता। जो हो रहा है उससे बाज़ार चलता है, हो रहा है। अभी भी जो लोग शॉर्ट हैं बाज़ार के अंदर और उनको लग रहा है कि ये दोबारा गिर जाएगा, वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हो, बाज़ार से झगड़ा कर रहे हैं। बाज़ार से झगड़ा नहीं करना है। अगर आपको सच्ची में लग रहा है कि आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है और बाज़ार बुलिश भी हो गया, तो अगर आप दिमाग से एक बियर हो और आपको लगता है कि आपको शॉर्ट ही करना है, तो एक बुलिश बाज़ार के अंदर भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर होती है। आप लगातार वो जहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी भी बुलिश बाज़ार के अंदर, वो आप अपॉर्चुनिटी तलाश करो। जैसे और आप अगर जो है बुल हो और आपको लगातार बाय ही करना है, तो अगर बाज़ार का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो वहाँ पर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी रहती है बाज़ार के अंदर। इवन रिसेशन वाले बाज़ार में भी अपर सर्किट लगते हैं और बुलिश मार्केट में भी कुछ स्टॉक जो है 15-15, 20-20% की करेक्शन ले जाते हैं। तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक होके और अपनी टेंडेंसी के हिसाब से ट्रेड करें तो हमको बेनिफिट आएगा। और चार्ट का रूल वो पर्चे के रूल के बराबर ही समझें। वो हम लोग बाज़ार के अंदर में पिछले 20 साल बता रहा है, अगले 20 साल नहीं। एक ज़माना था कि वेंकी नाम की एक कंपनी थी, वो उसका चार्ट जो है कभी गिरा ही नहीं था। वो स्टॉक कभी नहीं, 15 साल से बाज़ार के अंदर था। वो स्टॉक कभी भी करेक्शन नहीं लेता था, थोड़ा सा करेक्शन लिया फिर भाग जाता था। देख लेना, कुछ ज़्यादा ही भरोसा है कि पास्ट में जो किया है वो फ्यूचर में करेगा। पास्ट और फ्यूचर एक अलग अलग चीज़ें हैं। रोज़ नया दिन है बाज़ार के अंदर, और जो अब ये बुल रैली आएगी ये एज्यूम करना कि उन्हीं स्टॉक के अंदर आ जाएगी जिनमें पिछली बार आई थी, ये सब नहीं। बाज़ार के अंदर रोज़ नया दिन है और रोज़ नए तरीके से उसको समझना है, शोर हटा के समझना है, ताकि हम लोग अपनी प्रॉफिट को मजबूत रख पाएँ। यही मेरा तो कहना है। बाकी आपका ज्ञान सराखों पर है, हम लोग तो कुछ इतना समझने की कोशिश ही कर रहे हैं बाज़ार को और उसकी भावनाओं के साथ चलते हैं। बाज़ार से कोई झगड़ा नहीं करते। 18,500 या 15,500 भी चला जाएगा बाज़ार, तो हम भावनाओं के साथ रहते हैं। कोई बहुत बड़ी होल्डिंग बनाते नहीं हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखते नहीं हैं। बिल्कुल उल्टा भी बाज़ार चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस आएगा नहीं है, पुटे ख़रीद लेंगे
कोई झगड़ा नहीं है। तो वो चीज़ है। तो आप भी अपने पैसे को हाथ से पकड़ो और बाज़ार के अंदर दम लगा के कंसंट्रेट करके, बिना शोर के, बिना किसी भी उस पैटर्न पे बिलीव किए हुए, बिना किसी भी कंपनी पर बिलीव किए हुए, बिना किसी भावना के, सिर्फ जो होती हुई घटनाएं उसको देखने समझने की कोशिश करो। 1:5 का रेशो रखो। प्रॉफिट बड़ा, लॉस छोटा। प्रॉफिट में इतना मत घबराओ जितना लॉस आने पर घबराओ। खट से एग्ज़िट मारो, थोड़ा जाएगा, बड़ा लॉस बचाएगा। प्रॉफिट में थोड़ा सा यूँ हो जाओ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, अरे गिरने दे, चल एग्ज़िट। यही मंत्र है अपना। तो इसी से कृपा बरस रही है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे उन दोस्तों पर जो अभी तक लॉस में, वो खुद अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर, क्योंकि उनके पास भगवान ने शार्प ब्रेन दिया है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर और वो अपने ऊपर भी वो कृपा को बरसा लें। ठीक है, थैंक यू। Sorry, it's DJ.